हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लासेस में। तो आइए बच्चों, हम आज फिजिक्स का चैप्टर 3 है क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इतना ध्यान रखिए, जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस PDF से बाहर जाएगा। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक जुड़े रहिए अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। मानव नेत्र कैसा यंत्र है? तो मानव नेत्र जो होता है ना, प्रकृति प्रदत्त दिया हुआ चीज़ है, यानी प्रकाशीय यंत्र है और प्रकृति द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। मानव नेत्र लगभग कैसा होता है बच्चों? तो मानव नेत्र लगभग कैसा होता है, देखिए ये होता है मानव नेत्र। तो लगभग इसका आकार कैसा होता है, गोलीय होता है, इसलिए इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। इस नेत्र के गोलक को हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक भी कहते हैं। ठीक है ना, नेत्र गोलक कहते हैं। तो चलिए आप शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जुड़ जाए और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले बच्चे। चलिए क्वेश्चन, मानव नेत्र के गोलक को क्या कहते हैं? तो बच्चों अभी हमने आपको बताया मानव नेत्र के गोलक को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बच्चों देखो, नेत्र गोलक ऐसा होता है, ये नेत्र गोलक है। ये वाला भाग जो होता है ना, फर्स्ट वाला, ये भाग कहलाता है श्वेत पटल। श्वेत पटल होता है। तो मानव नेत्र का सबसे पहला भाग जो कहलाता है, बाहरी परत जो कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। इसको स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। इसे या अपारदर्शी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन, श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बच्चों कॉर्निया। आंसर क्या होगा, कॉर्निया, यानी पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। ठीक है ना, यह पारदर्शी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? देखो बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपका मानव नेत्र है। तो ये वाला भाग जो होता है ना, ऊपरी वाला भाग, थोड़ा फिगर छोटा बन रहा है, ये वाला भाग तो श्वेत पटल कहलाता है। ये वाला उभरा हुआ भाग है, ये इसका, ये जो भाग है उभरा हुआ भाग है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया, और यह होता है पारदर्शी। इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया और यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? देखिए, श्वेत पटल के जो ठीक नीचे परत होती है, जैसे ये होता है आपका नेत्र श्वेत पटल, और श्वेत पटल के ठीक नीचे एक परत होती है इस तरह से, है ना। तो इस परत को हम क्या कहते हैं, 2 नंबर को, तो इसको कहते हैं कोराइड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। इतना जान लीजिए बच्चों कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से आएंगे, और इस क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पूरा का पूरा देख ले। कोराइड कितने भागों में बटा होता है? तो ये कोराइड जाकर कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में, जिसे हम परितारिका कहते हैं। कोराइड जो है बच्चों, ये कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। ये ऐसे जाता है, ये पहला लेयर हो गया, और ये जाता है ऐसे, ये बन जाता है ऐसे, फिर इधर से ये जाता है ऐसे, और यहाँ से बन जाता है इस तरह से, ये बटा होता है। तो यही होता है कोराइड। कोराइड कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में, जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और यहीं पे क्या होती है, सिलियरी पेशियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिए, नेत्र लेंस किस पदार्थ की बनी होती है? तो बच्चों नेत्र लेंस जो बनी होती है वह उत्तल लेंस होती है, और उत्तल लेंस जो बनी होती है, यहाँ पे जो नेत्र में जो लेंस पाई जाती है वह जेलेटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। जेलेटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस को कौन लटका कर रखता है? नेत्र लेंस को लटका कर कौन रखता है बच्चों? तो नेत्र लेंस को लटका कर सिलियरी पेशियाँ रखती है, या इसको पक्षमाभि पेशियाँ कहते हैं। नेत्र लेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो नेत्र लेंस को स्फटिक लेंस से जानते हैं, और यह उत्तल लेंस होता है बच्चों। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, करा है, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत, सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहते हैं? तो यानी सबसे निचली परत और भीतरी परत को हम रेटिना कहते हैं, या दृष्टि पटल कहते हैं। इसको रेटिना है, यहाँ पे रेटिना होगा, रेटिना कहते हैं बच्चों। ठीक है, रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, क्या भरा होता है? कॉर्निया होता है और नेत्र लेंस के बीच, यानी जैसे आपका ये हो गया आँख, और यहाँ पे लेंस होता है, और ये कॉर्निया होगा, इसके बीच में क्या भरा होता है? तो यहाँ पे भरा होता है जलीय द्रव।
क्या भरा होता है बच्चों? जलीय द्रव, जिसे हम नेत्ररोध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा होता है? तो आंसर कहता है बच्चों कचाप द्रव भरा होता है। ये आपका रेटिना हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये लेंस हो जाता है यहाँ पे, ये रेटिना हो गया, और ये आपका नेत्र लेंस, इसके बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? कचाप द्रव भरा होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाता है किसके द्वारा? तो आइरिस या परितारिका द्वारा, यानी यही कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परितारिका के बीच एक छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पुतली कहते हैं। परितारिका के बीच में एक छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरे में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली अंधेरे में फैल जाती है, और वही तेज रोशनी में पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तेज रोशनी में पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तेज रोशनी में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 नंबर बच्चों कि आँख में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? तो अब प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया या स्फटिक लेंस से होता है। लेंस से ही होगा, सीधी बात है। आँख में प्रकाश अपवर्तन के बाद कहाँ जाता है? यानी आँख में प्रकाश अपवर्तन के बाद कहाँ जाता है? तो अपवर्तन के बाद पड़ता है बच्चों रेटिना पर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर वस्तु कैसे बनता है? तो उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। लेकिन हमारा आँख से जो है हम वस्तु को बड़ा देख पाते हैं, यह मस्तिष्क की संवेदना होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें बच्चों? देखिए मस्तिष्क में वस्तु को कैसे देखने की संवेदना होती है? तो सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखा ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु दूरी को फोकसित करता है, ऐसा ही हो पाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं संवेदन क्षमता। यानी वस्तु जब दूर या नेत्र जो होता है दूर या नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो वह किसके कारण देख पाता है? संवेदन क्षमता के द्वारा देख पाता है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र वस्तु को साफ साफ देखने के लिए किस क्रिया का उपयोग करती है? तो संवेदन क्षमता का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य नेत्र कितनी दूरी की वस्तु को साफ साफ देख सकती है? तो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को वस्तु को देख सकती है। अगला क्वेश्चन है जिस न्यूनतम दूरी पर को वस्तु साफ साफ देख सकती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं बच्चों। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को सूचित किया जाता है किससे? डी से सूचित किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को बच्चों डी से सूचित किया जाता है, डी से। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह दूर बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन को स्पष्ट देख सकता है उस दूरी को क्या कहते हैं? तो उस दूरी को कहते हैं दूर बिंदु कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? दूर बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है बच्चों। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। वह निकट बिंदु जहाँ तक स्थित किसी वस्तु को नेत्र संबंधन की क्रिया द्वारा स्पष्ट देख सकता है उस दूरी को क्या कहते हैं? तो नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कहाँ होती है? तो 25 सेंटीमीटर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपरास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नेत्र निकट या दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो नेत्र में इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? तो दृष्टि दोष कहते हैं बच्चों। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है? तो यहाँ पे देखिए आगे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? जनरली आप 4 प्रकार के होते हैं, है ना। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जड़ा दूरदर्शिता और अबिंदुकता होता है। कहीं कहीं आपको 3 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? उस दोष को हम क्या कहते हैं? तो उस दोष को कहते हैं बच्चों निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ दिखाई दे और दूर की नहीं दिखाई दे। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। फिर कह रहा है बच्चों नेत्र गोलक अधिक मोटा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है बाबू? निकट दृष्टि दोष होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, आप सारी लेंस का उपयोग करते हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई दे और नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस के पतला हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है बच्चों। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वृद्धावस्था में कौन सा दृष्टि दोष होता है बच्चों? जरा दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य के नेत्र में क्या परिवर्तन होता है? तो सुनिएगा, नेत्र की लचक कम हो जाती है, सिलियरी मांसपेशियों की संवेदन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस दोष में मानव निकट और दूर दोनों की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है? तो जरा दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाइफोकल लेंस में ऊपर वाले भाग में किस लिए किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, जिसमें अवतल लगा होता है। बाइफोकल लेंस के नीचे के भाग में किस लेंस का प्रयोग किया गया होता है? तो अवतल लेंस का। और कहाँ की वस्तु को देखने के लिए? निकट की वस्तु को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से लेंस में दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठंडी और गर्म हवाओं में हल्की होती है, तो गर्म हवा हल्की होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कुछ अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच समय कितना बढ़ जाता है? 4 मिनट बढ़ जाता है बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन क्या? जब सूर्योदय क्षितिज के निकट रहता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंडाकार या चिपटा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्योदय का ऊर्ध्वाधर व्यास छोटा क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि वायुमंडलीय क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे प्रिज्म से क्या हो गया, 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, तो इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग पाया जाता है? तो 7 रंग पाए जाते हैं। बैजानी, पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे पहले किसने श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम प्राप्त किया? तो आंसर होगा बच्चों न्यूटन। स्पेक्ट्रम में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 पाए जाते हैं। वह प्रकाश जो स्पेक्ट्रम देता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? तो तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम को ए पर ऐसे लिखा जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बंटने की क्या कारण है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष कब निकलता है? तो बारिश के मौसम में निकलता है। इंद्रधनुष बनने के लिए प्रिज्म की तरह व्यवहार कौन करता है? तो वर्षा की बूंदें। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं बच्चों। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। कोलाइड का उदाहरण है दूध, धुआं, कुआ इत्यादि। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। धुआं हल्का नीला क्यों प्रतीत होता है? नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादल सफ़ेद क्यों दिखा देते हैं? उसमें पानी की बड़ी बूंदें हो रहती है इसलिए।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए। सूर्य के प्रकाश की न्यूनतम दूरी को से होकर गुजरना पड़ता है, कब? दोपहर में। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कब होता है? दोपहर में। दोपहर को सूर्य का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो श्वेत दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। विभिन्न दूरियों पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर रखने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? सिलियरी पेशीय या पक्षमावी पेशीय द्वारा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब नेत्र बहुदूर स्थित वस्तु पर फोकस किया जाता है तो नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। और वही जब नज़दीक की वस्तु को देखें तो निकट होता है। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। 1.5 डायोप्टर होता है तो उत्तल होता है बच्चों, प्लस में, इसलिए। किसी लेंस की फोकस चश्मे में लगा -2.5 डायोप्टर, 2 पॉइंट में माइनस में आ गया, इसलिए क्या होगा? अवतल होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता कितना हो? 1.5 डायोप्टर है प्लस में, वह किस दोष से ग्रसित है? तो देखो ये 1.5 है तो उत्तल है। उत्तल में किसका प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? माइनस में आ गया, इसलिए इसका क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र में कौन सा भाग रंगीन होता है? तो आंसर होगा बच्चों कॉर्निया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।